नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सीएम हेमंत ने 299 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को 62 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और 237 महिला पर्यवेक्षिका के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन झारखंड मंत्रालय में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने किया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि लंबे अरसे बाद बड़े पैमाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियुक्ति होना राज्य के लिए गौरव का क्षण है। महिलाएं आज अपने पैरों पर खड़ा होकर न केवल परिवार बल्कि समाज और राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने विश्वास है कि नवनियुक्त महिलाएं निष्ठा और संवेदनशीलता से दायित्व निभाएंगी। सीएम ने कहा है कि राज्य के समग्र विकास में सरकार द्वारा नियमित नियुक्तियों के साथ साथ अनुबंध सहित कई तरह से अलग अलग वर्गों में कर्मियों की नियुक्ति होती है जो सरकार के कार्यों को गति देने का काम करते हैं। इस नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के इर्द गिर्द होने वाले विषयों को ध्यान में रखना है। मौके पर वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर और मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी उपस्थित थे। रांची के पंडरा में बिल्डर की गोली मारकर हत्या। रांची के पंडरा ओटीसी मैदान के समीप मनोकामना मंदिर के पास मंगलवार सुबह जमीन कारोबारी भार्गव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना को तब अंजाम दिया गया जब भार्गव सिंह मंदिर से पूजा कर निकल रहे थे। इधर गोली मारकर भाग रहे अपराधी विजय टेटे को पुलिस ने ओरमांझी इलाके से 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। बता दें विजय के पास से एक पिस्टल मिली है। फिलहाल पूछताछ हो रही है। मूल रूप से पटना अथमलगोला के रहने वाले भार्गव वर्तमान में पिस्का मोड़ ओझा मार्केट के एक अपार्टमेंट में रहते थे। वह रांची में एक रियल एस्टेट कंपनी के सीईओ थे। बताया जा रहा है कि भार्गव ने सुबह 8 बजे मनोकामना मंदिर पूजा की। इसके बाद प्रसाद लेकर जैसे ही मुड़े कि एक नकाबपोश अपराधी ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगने से वह जमीन पर गिर गए। शोर होने पर आसपास के लोगों ने अपराधी को पकड़ने का प्रयास किया पर वह हवाई फायरिंग करते हुए भाग निकला। झारखंड मौसम 2 दिन लू का अलर्ट। झारखंड के दक्षिणी हिस्से के कुछ जिलों को छोड़कर अधिकांश जिले में अगले 2 दिन लू की स्थिति कायम रह सकती है। दक्षिणी जिले के कुछ हिस्सों में हल्के बादल छाने के भी आसार हैं। 24 अप्रैल से कई जिलों में बादल छा सकते हैं। हवा के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। रांची मौसम केंद्र के अनुसार बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, गुमला, सिमडेगा, खूंटी आदि जगहों पर बादल छा सकते हैं। इन जगहों पर कहीं कहीं तेज हवा के साथ बारिश का अनुमान है। जबकि 24 अप्रैल से पलामू और आसपास के 6 जिलों समेत कुल कुछ अन्य जिलों में बादल छा सकते हैं। इस दौरान तेज हवा के साथ कहीं कहीं बारिश की संभावना है। हालांकि गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार जिले में मौसम में बदलाव की संभावना कम है। यहां गर्मी ही कायम रह सकती है। ट्रेजरी से फर्जी वेतन निकासी को लेकर 8 जिले रडार पर। झारखंड में ट्रेजरी से वेतन मद में हुई फर्जी निकासी की जांच बढ़ती ही जा रही है। वैसे तो जांच की रडार में राज्य के 8 जिले हैं, लेकिन सरकार ने सभी 24 जिलों के 33 कोषागार से हुई निकासी की जांच के आदेश दिए हैं। सबसे पहले फर्जी निकासी का मामला बोकारो में सामने आया था। उसके बाद हजारीबाग में भी कुबेर पोर्टल में फर्जीवाड़ा पर अवैध निकासी का खुलासा हुआ। उसके कुछ दिन बाद ही रांची और रामगढ़ में अवैध निकासी का खुलासा हुआ। जांच में यह बात सामने आई है कि रांची से अवैध निकासी में शामिल एक कर्मी पूर्व में रामगढ़ में भी तैनात था और उसने रामगढ़ से भी वेतन के नाम पर अवैध निकासी की है। फर्जी निकासी के खुलासे के बाद वित्त विभाग हर ट्रेजरी से वेतन के नाम पर की गई निकासी पर सूक्ष्म नज़र रख रहा है। वित्त विभाग ने दुमका, गोड्डा और पूर्वी सिंहभूम को उपायुक्तों को पत्र लिखकर ट्रेजरी निकासी की जांच रिपोर्ट मांगी है। नरेश सिंघानिया नकली शराब के साथ गिरफ्तार। रांची के उत्पाद विभाग ने शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इसी के तहत विभागीय टीम ने चेकिंग के दौरान शराब माफिया नरेश सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी नरेश सिंघानिया जहरीली शराब बनाने के मामले में जेल भी जा चुका है। बताया जा रहा है कि सहायक उत्पाद आयुक्त को पश्चिम बंगाल के चुनाव में शराब की तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद उत्पाद विभाग ने प्रदीप मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। टीम गठन के बाद मंगलवार को नामकुम स्टेशन के पास विभागीय टीम पहुंची।
देखा कि शराब माफिया नरेश सिंघानिया कार से गुजर रहा है। टीम ने उसे रोका और कार की तलाशी ली। इस दौरान कार से 30 बोतल नकली विदेशी शराब बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपी सिंघानिया ने टीम को बताया है कि वह पश्चिम बंगाल शराब भेज रहा था। इसी दौरान उन्हें पकड़ लिया गया। वहीं नकली शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और कच्चा माल के बारे में विभागीय टीम जानकारी इकट्ठा कर रही है। SIR से उत्पन्न स्थितियों के लिए JMM रहे तैयार सीएम हेमंत। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए संगठन को बूथ स्तर से जिला स्तर तक मजबूत करने की पहल तेज कर दी है। मंगलवार को रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास पर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झामुमो के वरिष्ठ नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई है। इसमें विशेष गहन पुनरीक्षण, SIR और जनगणना जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। सीएम ने बिहार, बंगाल व अन्य प्रदेशों में SIR के परिणाम को मद्देनजर रखते हुए संगठन को हर स्तर पर सक्रिय और सशक्त करने का निर्देश दिया। स्पष्ट कहा है कि संगठन SIR से उत्पन्न किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहे। 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन राज्य के 12 जिले से आए संगठन के चुनिंदा पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया है। इसमें सीएम ने साफ कहा है कि वर्तमान राजनीतिक हालात में संगठन की जिम्मेदारी पहले से अधिक बढ़ गई है। जस्टिस अमिताभ गुप्ता बने लोकायुक्त। करीब 5 साल के लंबे इंतजार के बाद झारखंड को नया लोकायुक्त मिल गया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता ने मंगलवार को लोकायुक्त पद की शपथ ग्रहण ली। लोक भवन में मंगलवार को आयोजित समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें शपथ दिलाई है। जस्टिस DN उपाध्याय के निधन के बाद से यह पद रिक्त था। उन्होंने कहा है कि पहली प्राथमिकता लंबित मामलों का जल्द निष्पादन होगा। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मंत्री राधाकृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह, सांसद डॉक्टर महुआ मांझी और मेयर रोशनी खलको, गृह सचिव वंदना दादेल, DGP तदासा मिश्रा, रांची DC मंजुनाथ महांत्री समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित थे। बता दें कि अमिताभ कुमार गुप्ता का जन्म 31 मई 1959 को हुआ है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय से LLB की उपाधि ली और उसी संस्थान से स्नातकोत्तर भी किया है। जनगणना में सहयोग के लिए बहाल होंगे 410 कर्मी। झारखंड सरकार जनगणना 2027 में सहयोग के लिए 410 कर्मियों को बहाल करेगी। ये कर्मी विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर आउटसोर्सिंग, तकनीकी सहायक और MTS के रूप में काम करेंगे। इसे लेकर राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इन आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवा जून 2027 तक मान्य होगी। इन पदों पर काम करने वाले कर्मी भविष्य में नियमित नियोजन का कोई दावा नहीं कर सकेंगे। कर्मियों का चयन आउटसोर्सिंग एजेंसी करेगी। इन कर्मियों को मानदेय, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बता दें कि 410 कर्मियों में राज्य स्तर पर 4 तकनीकी सहायक और 2 MTS बहाल होंगे। वहीं जिला स्तर पर राज्य के 24 जिलों के लिए कुल 72 पदों पर 48 तकनीकियन सहायक और 24 MTS बहाल होंगे, जबकि नगर निगम स्तर पर 9 नगर निगमों के लिए कुल 27 पद निर्धारित किए गए हैं। झारखंड के वन क्षेत्र में 1.80% की बढ़ोतरी। झारखंड में वन क्षेत्र को लेकर जारी ताज़ा रिपोर्ट में एक बार और जहां कुल हरित आवरण में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं राज्य के प्रमुख औद्योगिक और शहरी जिलों रांची, बोकारो और धनबाद में वन क्षेत्र में कमी का चिंता का विषय भी बना है। बता दें कि राज्य के औद्योगिक और शहरी जिले में वन क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई। धनबाद में सबसे अधिक 2.38% की कमी आई है। वहीं बोकारो में करीब 0.25% और रांची में लगभग 0.28% की गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि इन क्षेत्रों में खनन गतिविधियां, औद्योगिक विस्तार और तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण वन क्षेत्र पर दबाव बढ़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि वन क्षेत्र में कुल वृद्धि सकारात्मक संकेत हैं, लेकिन जिले के बीच असमानता और घने वनों में गिरावट को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि समय रहते ठोस और सतत प्रयास नहीं किए गए तो भविष्य में पर्यावरणीय असंतुलन और जल संकट जैसी समस्याएं गहरा सकती है। वन विभाग ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए कई कदम उठाने की बात कही है। पर्यटक झारखंड आए और यहां की आत्मा का अनुभव ले सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में फैले बृहद पर्यटन क्षेत्र का अनुभव लेने के लिए देश विदेश के लोगों को झारखंड आने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया X पर लिखा है कि दुमका स्थित मसानजोर समेत राज्य के अन्य अनछुए पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देते समय प्रकृति सौंदर्य और पर्यावरण संतुलन का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार की योजना राज्य के पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय बनाने की है, जहां आधुनिक हॉस्पिटैलिटी और प्राचीन प्रकृति का अनूठा संतुलन देखने को मिलेगा।
पिछड़ा वर्ग आयोग ने नियुक्ति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने झारखंड सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि राज्य में ओबीसी पिछड़ा वर्ग के कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 से लेकर ग्रेड 4 तक में कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है, उसकी रिपोर्ट दे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने मंगलवार को राजकीय अतिथिशाला में आयोजित बैठक में जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा। उन्होंने सरकार से पूछा है कि राज्य में नियुक्ति के क्या नियम है और किस आधार पर वैकेंसी निकाली जाती है, उसकी भी विस्तृत जानकारी दी जाए। आयोग ने झारखंड सरकार के अधिकारियों के क्रियाकलापों को लेकर नाराजगी जताई। अध्यक्ष ने कहा है कि 8 महीने पहले आयोग ने विभिन्न शिकायतों की रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन अब तक वह रिपोर्ट नहीं दी गई है। झारखंड में अबुआ आवास योजना फेल। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल साहदेव ने मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर राज्य में अबुआ आवास में हजारों करोड़ के घोटाले का अंदेशा जताया। प्रतुल ने कहा है कि 6 वर्ष पूर्ण होने को हेमंत सरकार ने 2027 तक 20 लाख घर अबुआ आवास के तहत बन जाने की बात कही थी। 3 कमरे का घर साथ में अटैच बाथरूम बनाने की बात सरकार ने की है, लेकिन इस योजना की कलई 2026 आते आते खुल गई। भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया है कि अभी तक 20 लाख घरों के लक्ष्य के अंतर्गत सिर्फ 19,650 अबुआ आवास ही पूर्ण हुए हैं, जबकि पिछले 3 वर्षों में अबुआ आवास के मद में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। प्रतुल ने कहा है कि अभी से लेकर दिसंबर 2027 तक राज्य सरकार को 2700 अबुआ आवास प्रतिदिन बनाने होंगे, तब जाकर 20 लाख का आंकड़ा पूरा होगा। उत्पाद सिपाही केस मामले में सोलभर गैंग के बैंक खाते की जांच। रांची पुलिस झारखंड उत्पाद सिपाही प्रश्न पत्र लीक मामले में जांच तेज कर दी है। इस मामले में सोलभर गैंग का सरगना अतुल वत्सल समेत अन्य गुर्गे के बैंक खाते की जांच की गई। पुलिस को जांच के दौरान गैंग के हर गुर्गे के 8 से 10 बैंक खाते होने की जानकारी मिली है। उन बैंक खाते की जांच के दौरान पुलिस को कई अहम जानकारी मिली है, हालांकि उन खातों में पैसा अधिक नहीं मिले। इस मामले में रिमांड के दौरान सरगना समेत गिरोह के अन्य से पूछताछ की गई। आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि अभ्यर्थियों से पहले डील करते हैं, उन अभ्यर्थियों से पैसे लेने के लिए अपना बैंक खाता का इस्तेमाल नहीं करते। कुछ लोगों का बैंक खाता डिटेल लेने के लिए अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराते हैं, उसी खाते में अभ्यर्थियों से तय राशि मंगवाते हैं, जिसके बाद खाता धारक से उस पैसे को निकलवा लेते हैं। इस एवज में खाता धारक को भी कुछ कमीशन दिया जाता है। वित्त रहित शिक्षण संस्थान 31 मई तक करेंगे अपील। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा व स्वच्छता विभाग ने राज्य के वित्त रहित शैक्षणिक संस्थानों के लिए अनुदान और उससे जुड़ी अपील प्रक्रिया को लेकर निर्देश जारी कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजेश प्रसाद ने इसकी सूचना भी जारी कर दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वित्तीय वर्ष 25-26 में अनुदान से वंचित रह गए और जिनका अनुदान रोक दिया गया, उन संस्थानों को पूर्व के निर्णयों के विरुद्ध अपील करने के लिए 31 मई तक की तिथि निर्धारित की गई है। इसमें संस्थानों को ऑनलाइन अपील आवेदन देना होगा। इसके दायरे में 223 संस्थाएं आएंगे। इसमें राज्य सरकार से स्थापित अनुमति प्राप्त या प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालय और अस्थायी प्रस्वीकृत प्राप्त इंटर महाविद्यालय, प्रस्वीकृत मदरसा और प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालय आएंगे। इन संस्थानों को बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण और वर्गीकरण विकास के लिए सरकार अनुदान प्रदान किया जाएगा। रांची में पेट्रोल डीजल का संकट। राजधानी रांची में पेट्रोल डीजल आपूर्ति को लेकर गंभीर संकट उभर कर सामने आया है। एक और शहर के भीतर कुछ पेट्रोल पंपों पर अब भी गैलन में तेल भरकर बेचा जा रहा है, वहीं शहर से बाहर और आसपास के इलाकों में ईंधन की भारी किल्लत देखी जा रही है। स्थिति इतनी विकट हो गई है कि कई पंपों पर उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा से कम ईंधन दिया जा रहा है। शहर के बाहर कुछ जगहों पर पेट्रोल की बिक्री 500 रुपये तक सीमित कर दी गई है। तेल कंपनियों के साथ समन्वय कर आपूर्ति बहाल भी नहीं हो पा रहा। वहीं रांची में पेट्रोल डीजल संकट अब एक गंभीर रूप लेता जा रहा है। यदि जल्द ही आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो इसका व्यापक असर न केवल आम जनजीवन बल्कि राज्य की आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल शहरवासी अनिश्चितता और परेशानी के बीच इंतजार कर रहे हैं कि कब हालात सामान्य होंगे। धन्यवाद।